हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तेरा मास्टर चैनल पे। एंड एज वी ऑल नो, हमने NIOS की जो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की हुई है भाई, फॉर DSSB एंड KVS PRT के लिए। सो आज उसमें हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। और अब तक जो हमने कमीशन या कमिटीज हमने पढ़ी थी वो हमने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ी थी, यानी आजादी के पूर्व जो कमिटीज या कमीशंस बनाए गए थे या जो रिपोर्ट्स यहाँ पे आई थी एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वो हमने पढ़ी थी। बट आज की वीडियो में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भाई क्या क्या कमीशन आए थे, क्या क्या यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी, वो हम आज पढ़ने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। ठीक है भाई, तो जान लेते हैं सबसे पहले। अब भाई क्योंकि हम अब यहाँ पे आजाद हो चुके हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बन चुका है। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान यहाँ पे गठित या फिर बन चुका था। ठीक है, और संविधान के आर्टिकल 45 में, दैट इज जो हमारा 45 आर्टिकल है, उसमें जो यहाँ पे बोला गया था, जो जिसमें हमारे DPSPs आते हैं भाई, उसमें बोला गया था इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन टिल दे अटेन 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 साल के हर एक बच्चे को जो यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का काम किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये कुछ कमीशन है जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। राधा कृष्णन कमीशन जो 1948 या फिर 49 का इनका पीरियड रहेगा। उसके बाद मुदालियर कमीशन 1952 में इसको बनाया गया था। देन दुर्गाबाई देशमुख कमीशन एंड कोठारी कमीशन। इनमें से जो काफी कमीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। तो आइए हम इनकी मेन हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या कहा गया है इन कमीशन में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? राधा कृष्णन कमीशन, जो हमारा 1948 या फिर 1949 में भाई यहाँ पे इसका गठन किया गया था। तो सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ये कमीशन यहाँ पे इसका गठन किया गया था, यानी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी उसको रेगुलेट करने के लिए डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, जो उनकी चेयरमैनशिप में इस एजुकेशन इस जो है कमीशन को यहाँ पे बनाया गया था। भाई अब जो यूनिवर्सिटी कमीशन की बात कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो भाई यूनिवर्सिटीज में कैसी एजुकेशन दी जा रही है या फिर कैसे रिसर्च प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज के जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशंस हैं, उनका फाइनेंस कैसे मैनेज हो रहा है, या फिर जो उनके एडमिशन के स्टैंडर्ड हैं, अब भाई एंट्रेंस रखेंगे या मेरिट रखेंगे, ये सारी चीजें, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, या फिर हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी इंस्ट्रक्शंस यानी जो शिक्षा का यहाँ पे माध्यम है वो क्या रहेगा, और जो हायर एजुकेशन है ये अपनी कंट्री में भी और फर्दर कंट्रीज में भी यहाँ पे कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब ये तो बात हमें पता चली कि जो राधा कृष्णन कमीशन था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था। अब भाई उसको रेगुलेट करने के लिए, उस एजुकेशन सिस्टम को यूनिवर्सिटी लेवल पे रेगुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यहाँ पे बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल, UGC जिसे आज हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं, वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया भाई? वो रिकमेंडेशन पे बनाया गया जो है राधा कृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन से। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं क्या। अब भाई इस कमीशन का डायरेक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन पे तो जो है डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज या फिर जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज या फिर जो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो करिकुलम डिजाइन वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी, एक तरह से जो फिलोसफी होती है, ठीक है, किसी भी कोर्स को, किसी भी फाउंडेशन स्टेज को यहाँ पे बनाने के लिए, उस फिलोसफी पे इम्पैक्ट पड़ा किसका? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी राधा कृष्णन कमीशन का। नेक्स्ट जो भाई हमारा कमीशन है पढ़ लेते हैं। अब भाई राधा कृष्णन कमीशन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रेगुलेट करने की बात की थी UGC के द्वारा। अब जो मुदालियर कमीशन था भाई वो 1952 से 53 का यहाँ पे टाइम पीरियड था जब मुदालियर कमीशन को बनाया गया था, उसको अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसके जो चेयरमैन थे। और भाई ये जो कमीशन था
ये सेकेंडरी एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, यानी स्कूल लेवल पे जो सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों को देते हैं उस पे उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसको एक तरह से उसको एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था। क्या क्या अब मुदालिर कमीशन ने क्या क्या एनालाइज किया यहाँ पे? सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है भाई, अभी तक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे या फिर जो टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन है उस पे किसी कमीशन ने अभी तक बात नहीं की है। उस पे सबसे पहली बार जो बात की थी वो मुदालिर कमीशन ने की थी कि भाई अगर हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हीं की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी तभी तो हम इंश्योर कर पाएंगे जो स्कूल लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो भी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से दी जा रही है। तो देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो हमारे टीचर्स और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें भी, ठीक है। तो भाई इन्होंने रेकमेंड किया कि सबसे पहले तो 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे स्थापना की जाए टीचर ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहली बात प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड जो सेकंड थे वो हमारे सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे उनकी स्थापना की जानी चाहिए। अब भाई प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब उनमें ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारा अब यहाँ पे हायर सेकेंडरी जो स्कूल है उन्होंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद उनका 2 इयर्स का यहाँ पे सर्टिफिकेट जो कोर्स मतलब इनका कोर्स रहेगा 2 इयर्स का। उसके बाद जो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है दैट मींस यहाँ पे बच्चे जो कैंडिडेट्स है जो टीचर बनने के लिए एस्पायरिंग है तो भाई वो ग्रेजुएशन करके आएंगे और उनका 1 ईयर का एकेडमिक ईयर का जो यहाँ पे कोर्स रहेगा टीचर बनने के लिए और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 इयर्स के एकेडमिक कोर्स में भी। अब भाई इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको एक बेहतर टीचर बनाने हैं तो आपको उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज लाने होंगे, उनके लिए शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज लाने होंगे जो स्पेशल सब्जेक्ट्स में हो यहाँ पे, और उनके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको वर्कशॉप्स और ऐसी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज जो है यहाँ पे करानी चाहिए। ठीक है भाई, इससे पहले टीचर ट्रेनिंग के बारे में इतनी डीपली या फिर इतनी गहनता से किसी ने नहीं सोचा था और इन्होंने यहाँ पे जो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स खोलने की भी यहाँ पे बात की गई। क्यों? ताकि जो टीचर्स हैं जो हमारे ट्रेनी टीचर्स हैं अब भाई उनको, जो आप भी जाते थे बीएड में यहाँ पे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे भाई सीआई है, आपने अगर नाम कभी सुना हो तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसमें जो है हमारा यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल चलता है, कॉलेज के साथ में ये स्कूल है जो इसको मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे ट्रेनिंग टीचर्स है वो भी पढ़ाते हैं और जो हमारे रेगुलर टीचर्स है वो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं ताकि जो टीचर्स हैं वो अपने पेडागोजिक एस्पेक्ट को यहाँ पे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना सीख जाए। इस पर्पज से इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स खोलने की बात यहाँ पे की गई थी। अब यहाँ पे मुदालिर कमीशन ने बोला कि भाई जो टीचर्स हैं उनको फ्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए विद रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, यानी उनकी ट्रेनिंग के दौरान जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको काफी अच्छी ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अब भाई जो नेक्स्ट कमीशन है उस पर हम बात कर लेते हैं, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। बिल्कुल भाई, जो सबसे पहला यहाँ पे कमीशन है जिसने जो नारी शिक्षा के ऊपर यहाँ पे स्पेशली बात की है, 1958 में ये आया था और दुर्गाबाई देशमुख कमेटी भी इसको कहते हैं, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी भी, क्योंकि जो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी वो क्या थी भाई, इसकी चेयरपर्सन थी। क्या थी भाई? इसकी चेयरपर्सन थी, यानी इसकी अध्यक्ष थी यहाँ पे। हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन। अब भाई क्या कहा इस जो है कमीशन ने, सबसे पहली बात तो ये बोली कि भाई जो बॉयज की और जो गर्ल्स की एजुकेशन है, उनकी शिक्षा है, उसमें पैरिटी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे उनको समान अवसर मिलने चाहिए, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इट रिकमेंडेड को एजुकेशन अप टू द मिडिल स्कूल स्टेज, यानी मिडिल स्कूल स्टेज तक यहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम रहेगा, यानी गर्ल्स और बॉयज जो है एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सेपरेट इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाने चाहिए गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए, किस पे? हाई स्कूल स्टेज लेवल पे। और इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड करिकुलम सेटअप किया जाना चाहिए जो कि गर्ल्स को आगे क्या करे, सूट करे। ठीक है भाई, और ऐसे ही गर्ल्स के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज वगैरह जो है यहाँ पे
उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे। तो ये सारी बात वुमेन एजुकेशन के बारे में किसने की थी भाई, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ने की थी। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, कोठारी कमीशन के ऊपर। 1964 से 1966 का ये जो कमीशन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में ये टाइम लगाया था। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1964 में इसको यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसको अपॉइंट किया था। और यहाँ पे जो चेयरमैन थे भाई कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी। कौन थे चेयरमैन, डॉक्टर DS कोठारी चेयरमैन थे। और इन्होंने जो है पूरे नेशनल लेवल पे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को एक तरह से रेगुलेट करने की यहाँ पे बात की थी। तो देखते हैं भाई, सबसे पहली बात तो जो कमीशन ने क्या काम किया था, 12 टास्क फोर्स बनाई थी। क्या बनाई थी भाई, 12 टास्क फोर्स बनाई थी फॉर डिफरेंट एजुकेशनल सेक्टर्स लाइक जो है स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन। ऐसे भाई यहाँ पे काफी डिफरेंट जो है हर एक टास्क को एक एक काम बांट दिया गया कि भाई जो है एक एक टास्क यहाँ पे बांट दिया गया कि तुम जो है स्कूल एजुकेशन को देखोगे, तुम हायर एजुकेशन को देखोगे, तुम टेक्निकल एजुकेशन को देखोगे और तुम एग्रीकल्चरल एजुकेशन को देखोगे। मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी भाई ये भी। और इस कमीशन ने जो है एजुकेशन को एज अ मेजर टूल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे माना था कि भाई जो शिक्षा है उसको हमारे जो सामाजिक रिकंस्ट्रक्शन के का एक यहाँ पे टूल, एक जरिया बनाया जा सकता है। क्या बोला भाई यहाँ पे, अब इसके कुछ मेन हमारे कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं भाई। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे साइंस को एक बेसिक कंपोनेंट बना दिया जाना चाहिए ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, यानी साइंस को काफी ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। दूसरी बात इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था SUPW, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। क्या होता है ये SUPW? SUPW यानी सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। अब भाई कुछ ऐसे जो पॉइंट्स है जो यहाँ पे खोल के मेंशन नहीं किए गए हैं, मैंने इस PDF में उनको यहाँ पे ऐड कर दिया है। और फर्दर आप देखोगे कि मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए यहाँ पे इसी PDF में, सो दैट आप इसको थोड़ा ज्यादा और डीपली और ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ सके। तो भाई देखो सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क में भाई क्या क्या आ जाएगा, पोट्री आ जाएगी, यानी जो बच्चे मिट्टी से या फिर क्ले मॉडलिंग, और भाई यहाँ पे पेपर मास्क मेकिंग आ जाएगा, ठीक है, टाई एंड डाई यानी डाई वगैरह कराना बच्चों को सिखाना, ये फिर रंगोली बनाना, वॉल डेकोरेट करना, ठीक है, बैम्बू वर्क यानी बैम्बू से टोकरियां बनती हैं, वॉल हैंगिंग्स बनती हैं, और भी काफी सारी चीजें बैम्बू के हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, बुक बाइंडिंग, पेपर टॉयज, ये सारी चीजें किस में आती हैं भाई, SUPW में आती है। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। अब फिर जो नेक्स्ट बात की कोठारी कमीशन ने, वो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की कि भाई यहाँ पे जो है एजुकेशन में वोकेशन तो होना ही होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे वो बच्चों को मौके प्रोवाइड करें, यानी वो उनको फैसिलिटेट करें। फिर एजुकेशन फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी भाई नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, एजुकेशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें यहाँ पे उनको अडॉप्ट यानी लेकर आया जाए। ठीक है भाई, तो काफी ज्यादा इन्होंने ये सारी चीजें बात की। फिर इन्होंने सेकंड जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। बिल्कुल भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सोशल एंड नेशनल यानी जो सामाजिक और एक तरह से राष्ट्रीय एकीकरण की यहाँ पे बात की गई थी कि भाई कॉमन स्कूल सिस्टम्स होने चाहिए पब्लिक एजुकेशन के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई कुछ डिफरेंट जो एबल बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग स्कूल्स हो और नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ अलग स्कूल्स हो, या फिर कास्ट के क्लासेस के बेसिस पे जो स्कूल्स है उनको सेपरेट किया जाए या जेंडर के बेसिस पे नहीं। इन्होंने बोला कि भाई समाज है और समाज में अगर हमें एकीकरण करना है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमें एकीकरण करना है तो ये प्रोसेस हमें बच्चों के स्कूल सिस्टम से ही क्या करनी पड़ेगी, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने अर्ली ईयर्स में, अपने अर्ली डेवलपमेंटल ईयर्स में जैसी मेंटलिटी उसको अपने चारों तरफ दिखती है वो वैसी ही क्या करने लग जाता है, एक्वायर करने लग जाता है, और वैसे ही कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बन जाते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे उसको पैरिटी दिखेगी, जेंडर पैरिटी दिखेगी, कास्ट में, क्लास में और इन सब में डिफरेंशिएशन उसको नहीं देखने को मिलेगा, तो उसकी वैसी ही थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी।
ठीक है भाई। अच्छा, जितनी भी भाई हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप करना। अच्छा भाई, जो हिंदी वगैरह जो लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, अगर उनको इग्नोर किया जा रहा था उस टाइम पे, तो हिंदी को काफी ज्यादा एनरिच करने की बात यहाँ पे की गई थी। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एजुकेशन फॉर इनकलकेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इनकलकेशन यानी जो वैल्यूज हैं उनको बच्चों में जो है इनकलकेट करना, दैट मीन्स बच्चों में जो नेशनल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना। अब भाई क्या क्या, जैसे मॉरल वैल्यूज हो गई, सोशल वैल्यूज हो गई, सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी को कैसे हमें समझना है, स्पिरिचुअल वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, मॉरल वैल्यूज यानी जो जिसको सही गलत का हम बोलते हैं ना, नैतिक शिक्षा, नैतिक समझ डेवलप हो जाए बच्चे की। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करने के लिए जो कोठारी कमीशन था इस ने रेकमेंड किया था। ठीक है भाई, and is still regarded as the most in-depth study of primary and secondary education in Indian history। बिल्कुल भाई, इतने ज्यादा जो डिटेल में किसी भी और यहाँ पे कमीशन ने इतनी बात नहीं की थी कि भाई सोशल इंटीग्रेशन के लिए काम करना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करना चाहिए, एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जाए, SUPW को इंट्रोड्यूस किया, साइंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया इन्होंने, हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने स्टडी किया इस चीज को। अब भाई ये हमने पढ़ लिया कॉमन स्कूल सिस्टम या फिर CSS इसको बोलते हैं, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और स्टेटस। यही वही बात है भाई जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फिर फ्री इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए बच्चों को, सही बात है, फ्री एजुकेशन दी जाए, और किसमें, मदर टंग में, स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल, या फिर मदर टंग कह लो या फिर बच्चों की रीजनल लैंग्वेज कह लो भाई, रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो भाई जो नेक्स्ट हमारी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है यशपाल कमेटी पे बात करते हैं। 1992 में ये आई थी भाई। इसका एक दूसरा जो नाम हम कह सकते हैं वो क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट भी कह सकते हैं भाई। कि देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, और इन्होंने क्या जो है यहाँ पे क्या सजेशंस दिए थे, क्या रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया कि भाई जो हमारा एकेडमिक जो सिस्टम है, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, वो काफी ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है बच्चों के ऊपर। तो उस बर्डन को क्या किया जाना चाहिए, रिड्यूस किया जाना चाहिए स्कूली जो हमारे स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर। सो इट कनेक्टेड विद द नोशंस ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन एंड द कैचिंग अप सिंड्रोम। यानी कि अब भाई जो प्रोफेसर यशपाल थे उनकी पूरी एक कमेटी बनाई गई। यहाँ पे सारे जो कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने क्या बोला कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज एक्सप्लोर की जा रही है, यानी इतना ज्यादा करिकुलम और ये सब में इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स आपने डाल दिए हैं, इतना ज्यादा बर्डन बच्चे को कर दिया है आपने, इतना भारी उसका बैग हो गया है, एक तरह से बैगेज हो गया उसके ऊपर। तो इस चीज को क्या करना चाहिए, हमें रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो कमेटी ने बोला कि भाई जो प्रोसेस करिकुलम फ्रेमिंग है भाई, करिकुलम जो हम फ्रेम कर रहे हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स, उसमें हमें टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई स्पेशली जो एजुकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब भी यहाँ पे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाना तो भाई टीचर को है। अल्टीमेटली टीचर को पता है कि जो उसकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो किस मानसिक स्तर पे है, किस वो कॉग्निटिव लेवल पे है यहाँ पे, और कैसी कैसी उनकी सोशल जो है डाइवर्सिटी है। तो इस चीज के बारे में ज्यादा जो नॉलेज है, एक तरह से यहाँ पे जो डायरेक्ट नॉलेज है वो टीचर को है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे रेकमेंड किया गया कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो करिकुलम हम फ्रेम कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक बना रहे हैं उसमें टीचर्स को इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पे किसने बोला, तो यशपाल कमेटी ने बोला भाई। टीचर्स होंगे, एजुकेटर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पे, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक डिजाइन हो रही है, करिकुलम डिजाइन हो रहा है उसमें। ठीक है भाई, अब इन्होंने डिस्करेज किया कंपटीशन को। इन्होंने बोला कि भाई क्लासरूम में या फिर स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे बच्चे को बहुत ज्यादा कंपटीशन का यहाँ पे कंपटीशन फील हो, और अगर कंपटीशन होगा तो भाई बच्चा बहुत ज्यादा बर्डन फील करेगा। तो इस चीज को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिस्करेज किया, और इन्होंने जो है एनकरेज किया जॉयफुल लर्निंग को। यानी ऐसी लर्निंग बच्चे की होनी चाहिए भाई जिसमें बच्चा जो है ना वो थोड़ा हैप्पी फील करे, उसको जॉय मिले। यहाँ पे जो कमीशन था उसने एनकरेज किया कोलैबोरेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे किसी ने कोलैबोरेटिव लर्निंग की या फिर ग्रुप एक्टिविटीज की बात की है, और कौन है ये? यशपाल कमेटी ने बात की है, ठीक है। ग्रुप अचीवमेंट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए? कोऑपरेटिव लर्निंग को यहाँ पे जो है टीचर को अपनाना चाहिए। So the committee did not want any tests and interviews for the admission to early childhood education। अब भाई क्योंकि बर्डन को रिड्यूस करने की बात की जा रही है, अब चाहे वो एडमिशन के टेस्ट से लेकर, एंट्रेंस से लेकर जो हमारे टर्म टेस्ट हैं उनका बर्डन हो, या फिर जो हमारे लास्ट में एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनका बर्डन हो, तो इन सब से यहाँ पे बच्चों को एक तरह से उनके हैवी जो बैग्स हैं बुक्स के, उनको भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिस्करेज किया। उस चीज को भी इन्होंने बोला कि भाई स्कूल को ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए, एक जैसे कॉमन लाइब्रेरी वाला सिस्टम की, अगर बच्चे को बुक पढ़नी है तो वो वहां से बोरो करे और फिर वो वहीं पे उस बुक को सबमिट कर दे, उसको घर से अपना इतनी ज्यादा बुक्स जो है कैरी ना करनी पड़े। यहाँ पे चिल्ड्रन शुड नॉट बी बर्डन्ड विद होमवर्क, बहुत ज्यादा होमवर्क यहाँ पे बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज ऐसी थी जो बच्चे को बर्डन फील करा रही थी, उसको इस कमीशन ने क्या किया भाई? डिस्करेज किया। इसीलिए इसको लर्निंग विदाउट बर्डन कमिटी या फिर लर्निंग विदाउट जो बैगेज एक तरह से, या फिर विदाउट स्ट्रेस जो हम कह सकते हैं, वो कमिटी ये है। सो चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे आप टीचर्स को बोला इन्होंने कि जो बच्चों के खुद के जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको क्या करें शिक्षा में, यहाँ पे अपने TLM में उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है आप उसको इन्वॉल्व करें। इमेजिनरी स्टोरीज बच्चों को बताएं यहाँ पे, या फिर ऐसी स्टोरीज को रिफ्लेक्ट करें जो लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल को, यानी जो सामान्य जो लोग हैं उनके जीवन को यहाँ पे प्रदर्शित करें। ऐसी स्टोरीज भी आप बच्चों को यहाँ पे सिखाएं। दैट मीन्स जो कमीशन है वो क्या चाहता था कि भाई बच्चा है ना जो किताबी कीड़ा ना बनके एक तरह से शिक्षा को बोझ ना माने वो, और क्या करे, वो लर्निंग है जो उसका अधिगम हो रहा है उस प्रोसेस को वो इंजॉय करे, एंड स्पेशली यहाँ पे वो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज से वो सीखे, अपने जीवन से चीजों को रिलेट करके सीखे। 6 to जो 8 है शुड फोकस ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल को भी भाई यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स को भी यहाँ पे पढ़ाया जाए, ठीक है। और काफी जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू प्राइवेट स्कूल्स फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं ट्रेनी टीचर्स के बारे में भी। जो ट्रेनी टीचर्स थे टू एक्वायर द एबिलिटीज ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अब भाई टीचर्स को भी यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम दी गई कि भाई आपको जो है यहाँ पे फ्रीडम है कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो जो किस वे से यहाँ पे चलेगी। So the duration of programs recommended was 1 year after graduation and or 3-4 years after। भाई अगर हायर सेकेंडरी जो लेवल है इसके बाद अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको 3 या 4 साल का ये कोर्स करना पड़ेगा, और अगर ग्रेजुएशन के बाद कोई अगर भाई टीचर बनना चाहता है तो उसको 1 ईयर का कोर्स यहाँ पे करना पड़ेगा। और वो भी जो कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकम सेंटर्ड रहेंगे, यानी प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड रहेंगे वो कोर्सेज, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टीचर्स की समझ को और ज्यादा विकसित करने के लिए, टीचर्स को भी और ज्यादा स्किलफुल बनाने के लिए यहाँ पे इन सर्विस प्रोग्राम्स की बात की गई। यानी जब टीचर अपनी सर्विस में है, वो उस दौरान पढ़ा रहा है, तो उसको क्या है थोड़े थोड़े एनरिचमेंट प्रोग्राम्स उसके कराए जाने चाहिए डाइवर्सिफाइड जो सब्जेक्ट्स में, और उसको क्या हम बोलते हैं भाई? इन सर्विस प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है भाई। जो टीचर है ना उसकी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखने के लिए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कुछ ना कुछ प्रोविजंस यहाँ पे किए जाने चाहिए। तो भाई आज के हमने इस वीडियो में काफी सारे ये कमीशंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशंस को हमने क्या किया है? कवर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो के जो कमीशंस हमने आज डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इनको डाउट्स को आप अपने पुटअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगली शानदार वीडियो में।